नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपना टॉपिक है जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे अकशेरुकियों में उत्सर्जन। देखिए, जंतु शरीर में अनेक प्रकार की क्रियाएं होती रहती है। इनमें से कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनमें कुछ पदार्थों का निर्माण होता है और कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनमें विनाशकारी क्रियाएं होती है जिनसे कुछ पदार्थ बनते हैं जंतु शरीर में। तो इन विनाशकारी और निर्माणकारी क्रियाओं को सम्मिलित रूप से उपापचयी क्रियाएं या मेटाबॉलिक क्रियाएं बोला जाता है। और इन क्रियाओं के फलस्वरूप शरीर के अंदर या जंतु शरीर के अंदर कुछ पदार्थ विशेष प्रकार से जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आदि पदार्थों का निर्माण होता है। और ये पदार्थ जो होते हैं वो अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। ये विषकारी पदार्थ हैं जो शरीर में लंबे समय तक रहने पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो जंतु शरीर से इन हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। कुछ जंतुओं में विशेष प्रकार की विधियों के द्वारा या अंगों के द्वारा हानिकारक या विषकारी पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। ऐसे उत्सर्जन कहलाते हैं। और इन उत्सर्जन अंगों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों या हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। दूसरे शब्दों में अपन कहें तो जो उत्सर्जन होता है वो शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है उनसे निर्मित जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने की क्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। तो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन अंगों द्वारा जंतु शरीर या शरीर के बाहर निकालने की क्रिया ही क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। तो अपन यहाँ पे जो उत्सर्जन है वो अकशेरुकियों में उत्सर्जन का अध्ययन करेंगे। तो अकशेरुकियों में जैसे कि अपन प्रोटोजोआ प्राणियों में उत्सर्जन का अध्ययन करेंगे तो प्रोटोजोआ में प्रोटोजोआ जो प्राणी होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, स्वच्छ जलीय या समुद्र जलीय होते हैं और सूक्ष्मदर्शी होते हैं। अब ये जो प्रोटोजोआ जो प्राणी होते हैं इनमें अपन उत्सर्जन का अध्ययन करें तो अपन पाए कि ये लगभग अपना जीवन जल में ही व्यतीत करते हैं। पूरे जीवन भर जल में ही अपना जीवन जीते हैं। तो इनमें प्राशन नियमन पाया जाता है। प्राशन नियमन के लिए या उत्सर्जन के लिए इनमें विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं जैसे कि संकुचनशील रसदानी या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जैसे कि अपन अमीबा में एक्सक्रीशन या उत्सर्जन का अध्ययन करें तो अमीबा एक कोशिकीय एनिमेटिक आकृति का, इसका एनिमेटिक आकार होता है, सूक्ष्मदर्शी होता है और स्वच्छ जलीय होता है। अपना जीवन स्वच्छ जल में व्यतीत करता है। तो अमीबा में उत्सर्जन का अध्ययन करें तो अपन पाते हैं कि अमीबा का अंदरूनी शरीर का जो चीरद्रव्य होता है वो अति परिसरी होता है। अमीबा के अंदरूनी वातावरण अति परासरी होता है और इसका जो वातावरण होता है वो हाइपोटोनिक होता है, अल्प परासरी होता है। इस वजह से अमीबा के शरीर में बाहर से अंदर इसकी जो अर्धपारगम्य जो झिल्ली होती है जिसको प्लाज्मा लेमा बोलते हैं, प्लाज्मा लेमा अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा बाहर से अंदर पानी की मात्रा बाहर से अंदर मिश्रण द्वारा अंदर इसके शरीर में प्रवेश करती रहती है। इसके साथ ही अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण के दौरान भी कुछ मात्रा में जल की मात्रा इसके शरीर में जाती रहती है और उपापचयी क्रियाओं के दौरान भी कुछ मात्रा में जल इसके शरीर में बनता रहता है। तो जैसे जैसे विसर्जन द्वारा जल की मात्रा इसके शरीर में जाती रहती है इस वजह से इसमें जल की मात्रा बढ़ती जाती है और एक समय अगर इस जल को बाहर नहीं निकाला जाए तो एक समय में अमीबा की प्लाज्मा लेमा फट जाएगी और अमीबा नष्ट हो जाएगा। इस समस्या से निजात पाने के लिए अमीबा के शरीर में परासरण नियमन के लिए एक संकुचनशील रसदानी पाई जाती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है जो अमीबा के शरीर में अतिरिक्त जल की मात्रा को बाहर निकालती रहती है।
अमीबा के शरीर में आने वाले अतिरिक्त जल को बाहर निकालती रहती है। जैसे ही अमीबा के शरीर में अतिरिक्त जल आता है, संकुचनशील रसदानी इस अतिरिक्त जल को शरीर के विभिन्न भागों से इकट्ठा करके प्लाज्मा लेमा के पास जाकर नष्ट हो जाती है, जिससे अतिरिक्त जल बाहर निकाल दिया जाता है। इस क्रिया में संकुचनशील रसदानी द्वारा दो प्रकार की क्रियाएं होती है, तो सिस्टोल होता है और दूसरा होता है डायस्टोल। सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल के दौरान संकुचनशील रसदानी जल इकट्ठा करती है, क्या होता है, सॉरी, डायस्टोल के दौरान संकुचनशील कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा के शरीर से जल इकट्ठा करती है, ये आकार में बड़ी होती है। जैसे ही सफिशिएंट या इसमें जल भर जाता है, फूल जाती है, फूल कर ये अमीबा के शरीर की सतह पर जाकर प्लाज्मा लेमा के निकट जाकर ये फट जाती है और बाहर जल को निकास कर देती है। संकुचित होकर फटने की क्रिया को सिस्टोल कहते हैं, जिसके द्वारा अमीबा के शरीर से जल बाहर निकलता है और इसके शरीर से जल को इकट्ठा करने की क्रिया, जल को इकट्ठा करके फूलने की क्रिया को डायस्टोल कहते हैं। अब ऐसा पाया गया है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, इसके आसपास माइटोकॉन्ड्रिया की अत्यधिक संख्या पाई जाती है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो अत्यधिक संख्या होती है वो इस वजह से होती है क्योंकि सिस्टोल और डायस्टोल के दौरान जो ऊर्जा की आवश्यकता कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को होती है वो इस माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा एटीपी के रूप में प्राप्त की जाती है। अब जैसा कि आपको पता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वैसे तो प्राशन नियमन ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन इसका मेन होता है, लेकिन जैसे अमीबा के शरीर में जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन के अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, वो इसके जो शरीर से जो भी जल होता है जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इकट्ठा करती है, उसके साथ ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में भर जाता है और सिस्टोल के दौरान इसके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस वजह से ये पाया गया है कि प्राशन नियमन के साथ साथ इसमें उत्सर्जन की क्रिया भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा ही होती रहती है। दूसरा जो उत्सर्जन है वो प्रोटोजोआ के प्राणियों में जो होता है वो होता है पैरामीशियम। यहाँ पे अपन पैरामीशियम चलते हैं। तो जो पैरामीशियम जो है पैरामीशियम सीलिएटा वर्ग का जंतु है और पैरामीशियम भी स्वच्छजलीय जल में पाया जाता है, एक कोशिकीय होता है और इसके चारों तरफ संख्या अत्यधिक संख्या में पाया जाता है। अब पैरामीशियम में भी इसका जो शरीर होता है, इसके जो जीव द्रव्य जो होता है वो अति प्रासरीय होता है और जो पैरामीशियम होता है वो अल्प प्रासरीय वातावरण में निवास करता है। वही सेम समस्या अमीबा की तरफ होती है, इसमें भी बाहर से अंदर की तरफ इसके शरीर में जल भरता रहता है और दूसरा भोजन के साथ कुछ मात्रा में जल अंदर चला जाता है और उपापचय क्रियाओं के रूप में भी कुछ मात्रा में जल इसके शरीर के अंदर आता रहता है। तो जैसे जैसे जल आता जाता है अमीबा के शरीर में जल बढ़ता जाता है, जिस वजह से इसमें जल की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस अतिरिक्त जल के निष्कासन के लिए इसमें दो संकुचनशील रसदानियां पाई जाती है, एक तो इसके अग्रभाग में और एक होती है इसके पार्श्व भाग में। तो अमीबा के शरीर में दो संकुचनशील रसदानियां पाई जाती है, एक इसके अग्रभाग में और इसके एक पार्श्व भाग में संकुचनशील रसदानी पाई जाती है। ये जो संकुचनशील रसदानियां होती है जो पैरामीशियम में जो पाई जाती है, ये इसके पृष्ठ सतह पर पाई जाती है, इसके डोर्सल सरफेस पर, डोर्सल सरफेस पर पाई जाती है और इस पृष्ठ सतह पर ये संकुचनशील रसदानियां एक छिद्र के द्वारा बाहर होती है और इसी छिद्र के द्वारा ये जल को बाहर सिस्टोल द्वारा जल को बाहर फेंकती है, जल को बाहर फेंकती है, सिस्टोल के द्वारा जल को बाहर फेंकती है। अब इस संकुचनशील रसदानी में एक आश्रय होता है, गोलाकार आश्रय होता है और इस आश्रय के चारों
चारों ओर 6 से 10 माइक्रोन लंबी रेडियल केनाल पाई जाती है। रेडियल केनाल पाई जाती है। इस रेडियल केनाल को एफरेंट पल्सेटिंग केनाल भी बोलते हैं। इस रेडियल केनाल को एफरेंट पल्सेटिंग केनाल, अभिवाही स्पंदन नलिका भी कहा जाता है। अब ये जो रेडियल केनाल होती है, इस रेडियल केनाल के 3 भाग होते हैं। पैरामीशियम की जो संकुचनशील रसायन होती है, इसकी जो अन्य नलिका होती है, इसके 3 भाग होते हैं। ये तो संकुचनशील रसायन का हास्य और इसके ये रेडियल केनाल, इसके 3 भाग होते हैं। इस संकुचन ये जो रेडियल केनाल है, इसके 3 भाग होते हैं। पहला होता है एंड पोर्शन, दूसरा पार्ट होता है इसका एंगुला, और थर्ड पार्ट होता है इसका नेक। तो ये जो रेडियल केनाल है या एफरेंट पल्सेटिंग केनाल है, इसके 3 पार्ट होते हैं। ये जो दूरस्थ भाग होता है, ये होता है इसका एंड पोर्शन, ये होता है एंगुला, बीच वाला खुला हुआ भाग एंगुला, और ये होता है नेक। रेडियल केनाल नेक की सहायता से आरसे से या रिजर्वायर से जुड़ी रहती है। तो जो इसका रेडियल केनाल का जो एंड पोर्शन होता है, वो दूरस्थ भाग होता है, नुकीला भाग होता है, और कोशिका द्रव्य में दूर स्थित होता है। इस एंड पोर्शन, ये जो एंड पोर्शन होता है, वो नलिकाओं के गुच्छे में, जालिकावार नलिकाओं के गुच्छे से घिरा रहता है, और इन जालिकावार नलिकाओं के गुच्छों को बोलते हैं नेफ्रिडियल केनाल। नेफ्रिडियल और ये नेफ्रिडियल जो केनाल है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केनाल से घिरा हुआ होता है। एंडोप्लाज्मिक केनाल से घिरा हुआ होता है। एंड पोर्शन की सहायता से ही आसन में जल भरता रहता है। इसका दूसरा जो पार्ट होता है, वो होता है एंगुला, जो खुला हुआ भाग होता है। जैसे जैसे जल इसके अंदर आता जाता है, ये डायस्टोल द्वारा फूलता रहता है, और जैसे जल भर जाता है, ये सिस्टम द्वारा अपने जल की निकासी करता रहता है। नेक्स्ट जो पार्ट होता है, वो होता है इसका नेक पोर्शन। नेक पोर्शन द्वारा ये रेडियल केनाल आस्ते से जुड़ी रहती है। अब जैसे जैसे पैरामीशियम में जल बाहर से अंदर, जल विस्तरण द्वारा बाहर से अंदर जल आता जाता है, वैसे वैसे एंड पोर्शन द्वारा या रेडियल केनाल द्वारा ये जल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या संकुचनशील रसायन में अंदर आता जाता है। सर्वप्रथम ये जल एंडोप्लाज्मिक केनाल में आता है। उसके बाद जाता है ये नेफ्रिडियल केनाल, नेफ्रिडियल केनाल से फीडर केनाल में जाता है, और फीडर केनाल से ये रेडियल केनाल में, रेडियल केनाल में इसके द्वारा जल भरा जाता है। और रेडियल केनाल से ये एंड पोर्शन में आता है, एंड पोर्शन से एंगुला में, एंगुला से नेक द्वारा ये आसन में भरता जाता है, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल धीरे धीरे डायस्टोल द्वारा जल की वृद्धि होती रहती है। अब
जैसे ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पूर्ण रूप से भर जाती है, ये सिस्टोल द्वारा अपने जल को बाहर, जो पृष्ठ सतह का जो क्षेत्र होता है उसके जरिए बाहर निकाल देती है। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम सिस्टोल जो होता है वो एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में ही होता है। सर्वप्रथम जो सिस्टोल होता है वो एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में ही होता है। जैसे ही एक कॉन्ट्रैक्टाइल पैरामीशियम में दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है इंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन में। जैसे एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में सिस्टोल होता है तो विपरीत जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, जैसे कि एंटीरियर में सिस्टोल हुआ तो पोस्टीरियर जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है उसमें डायस्टोल, उसी टाइम डायस्टोल होता रहता है। ये प्रक्रिया अनवरत रूप से चलती रहती है और अतिरिक्त जल वेस्ट पदार्थों सहित शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब जैसे प्रोटोजोआ में जैसे कि अमीबा की अपन बात करें तो प्रोटोजोआ में अमीबा में अगर सिस्टोल द्वारा कोई कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नष्ट हो जाती है तो उस नष्ट हुई जगह पर छोटी छोटी रिक्तिकाएं, जल रिक्तिकाएं इकट्ठा होकर एक बड़ी जल रिक्तिका बनाती है और उस बड़ी जल रिक्तिका के पास में आकर कुछ छोटी छोटी रिक्तिकाएं आकर और जुड़ जाती है और एक बड़ी जल रिक्तिका बन जाती है और ये बड़ी जल रिक्तिका ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनाती है। तो प्रोटोजोआ में ये उत्सर्जन हुआ जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा होता है। अमीबा और पैरामीशियम में अमीबा में अमीबा में ओनली एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है और पैरामीशियम में दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। तो ये उत्सर्जन हुआ। आगे के चैप्टर में अपन स्लिम जेट्स में उत्सर्जन की क्रियाविधि को पढ़ेंगे।